वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोर्शंस के ही आसपास में हूँ। अभी थोड़ा आपको लगता होगा कि स्पीड थोड़ा सा स्लो है, ऐसा कोई बात भी नहीं, आप बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा स्पीड एकदम से सही चल रहा है और इस बात को मैं ध्यान में दे के चल रहा हूँ कि आपका डुअल टास्क परफॉर्म हो जाए। उन लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसके बेसिक्स एंड फाउंडेशन प्लस बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी तैयारी हो जाए, और वो लोग जो नीट एंड आईआईटी मेंस एंड एडवांस दे रहे हैं उनके लिए कम्पिटिटिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो मैं अक्सर 2 या 3 वीडियो एक चैप्टर के ऊपर मैं डाल रहा हूँ, कभी कभी 4 भी हो जा रहे हैं। उसके पीछे लक्ष्य क्या रहता है? फर्स्ट 1 और 2 वीडियोज़ हमारे बोर्ड लेवल के रहते हैं, बोर्ड लेवल एंड नीट लेवल के, और जो लास्ट के 2 वीडियोज़ रहते हैं किसी भी पोर्शंस के लिए वो आपका मेंस एंड एडवांस के लिए रहता है। तो वहाँ पर अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक और जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आप रिवीजन करेंगे। पढ़ाई सब करेंगे लेकिन रिविजन्स के समय में अलर्ट रहेंगे। आज जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर आ रहा है उसका हमारा जो मेन चैप्टर्स का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैंने यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए भी दिया क्योंकि ये गॉस लॉ दोनों के लिए होता है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी है एंड गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, तो दोनों ही पढ़ना है आपको अलग अलग समय में। चलिए मैं अब ये स्टार्ट करता हूं, लेकिन मेरा अभी जो फोकस पॉइंट पर रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, its symbol is phi and suffix e, so this is the symbol. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is defined as total number of electric field lines, total number of electric field lines passing through a given surface area परपेंडिकुलर का दूसरा वर्डिंग होता है नॉर्मल, और नॉर्मल टू द सरफेस। मैं इसको आपको बेहतर ढंग से समझाता हूं, ये क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लेनेशन। Consider this to be a flat surface area. मैं आपको एक डिस्क कह लीजिए या रिंग कह लीजिए, दिस इज ए फ्लैट एरिया। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, कोई भी स्क्वायर भी हो सकता था। मैंने एक क्लोज आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं बाउंड्री से, इस तरह के फ्लैट एरिया। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? नॉर्मल वे में हम लोग एरिया को स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं जूनियर क्लासों में, और उस समय उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। लेकिन एरिया इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। व्हाट इज द डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो यहाँ पर अगर ये सरफेस ले लीजिए तो इसके ऊपर जो आपने परपेंडिकुलर डाला ये आपके पास क्या हो गया? एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन। आप कहिएगा नीचे क्यों नहीं लेंगे? तो जिधर आपका आई रहेगा, जिधर ऑब्जर्वर रहेगा, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। तो व्हाट इज द लेने का तरीका क्या रहेगा? जिधर ऑब्जर्वर है उधर पॉजिटिव। तो व्हाट इज द एरिया? एरिया का जो वेक्टर होगा इज
perpendicular to plane and is positive towards the observer, towards the observer. अब मैं इसको एक और भी तरीका से आपको उसी चीज को समझाता हूं। आप यहां पर आइए। कंसीडर दिस टू बी ए बॉक्स। ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक बॉक्स दिया एंड दिस इज द क्लोज सरफेस। वो कौन सा सरफेस है? दिस इज कॉल्ड ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज्ड सरफेस एरिया। अब यहां पर आइए, आप अगर इस एरिया को देखते हैं तो आप इसको देखने के लिए किधर से आंख रखिएगा? इस साइड रखिएगा। इसका मतलब हो गया, इसके ऊपर ड्रॉ कीजिए, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द पॉजिटिव। चलिए इसकी बात करें, इसकी बात करेंगे तो आपके नीचे वाले का अगर हम लोग ले लें, एक काम कीजिए, मैं नीचे की भी एरिया को ड्रॉ करता हूँ। नीचे अगर यहाँ पर इसकी एरिया लेंगे तो इसका नीचे की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ से ही आप इसे देख सकते हैं। तो दिस डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द पॉजिटिव। अगर इसकी तरफ लेंगे तो इस एरिया का ले लेंगे, इसकी मेजरमेंट एरिया करेंगे और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द पॉजिटिव। उसी तरह अगर इस साइड ले लें तो आप समझ सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस एरिया में कितने फिगर आ जाएंगे? प्लेन्स 6 फिगर्स आ जाएंगे और 6 उसके बाहर की तरफ जो ऑब्जर्व करेगा वो एरिया प्लेन कहलाएगा। लेकिन इस केस में अगर मेरा आंख इस साइड है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। Okay, now let us suppose there is an electric field going this way. This is the electric field. Electric field की इंटेंसिटी कितना है? E है and it makes an angle theta. तो यहाँ पर इस फिगर में क्या आ गया? इस फिगर को आपको नहीं अभी देखना, ये फिगर को मैं डिलीट करता हूँ, ये मैं बाद में इसके ऊपर डिटेल में आऊँगा। अभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस फिगर से कोई रेफरेंस नहीं लीजिए, आप यहाँ से। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली? Total number of electric field lines, this is the mathematically phi e। इसका E का कंपोनेंट को परपेंडिकुलर कर दीजिए इस प्लेन पर, तो आप क्या लिख सकते हैं? E cos थीटा। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। अब वो आपका परपेंडिकुलर सरफेस आ गया, इसलिए अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? E cos थीटा कंपोनेंट आ गया एंड A। This can be further written as EA cos theta and this further written as E dot A dot product. This is the flux through a given area. आप इसे हमेशा लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आता है? आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ गया कि फ्लक्स में क्या करना रहता है। देखिए, एरिया से मल्टीप्लाई करना है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस and its area vector, या एरिया वेक्टर ब्रैकेट में सरफेस। व्हाट कुड बी इट्स एसआई यूनिट? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज इट्स एसआई यूनिट। ओके, अब हम इस पे ये बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस तरह हो गया? ओपन सरफेस एरिया की, ओपन सरफेस एरिया। अब क्लोज सरफेस एरिया के लिए हम बताएंगे। और दूसरी बात ये है, ये नेचर कैसा था? फ्लैट था, तभी तो आप इसके लिए एरिया ले पाएंगे। अब अगर सपोज कीजिए ये सर्किल है तो कितना एरिया हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन जरा सा सोचिए कर्व रहेगा तो क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर दिस केस। यहाँ पर कौन सा केस है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कब की बात कर रहे हैं? व्हेन द सरफेस इज नॉट ए सिंगल फ्लैट सरफेस और इट इज ए कर्व सरफेस। तो आप यहां पर देखिएगा ये कैसा हो गया? लेट अस कंसीडर दिस टू बी हेमी स्फीयर।
हेमी हाफ स्फीयर स्फीयर। ठीक है। अब आपको यहां से जब फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो कितने सरफेस आ जाएंगे? आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक कर्व सरफेस है, ऊपर का कौन सा सरफेस है? कर्व हो गया, और नीचे में कौन सा सरफेस हो गया? फ्लैट सरफेस हो गया। तो क्या मैं इसे कहूं कि ये क्लोज सरफेस है? नहीं, ये कैसा सरफेस है? दिस इज अगेन ओपन सरफेस। जब तक कि ये बॉक्स के समान बंद ना हो जाए, अगर हम ये कहते हैं कि ऊपर से कर्व है और नीचे से फ्लैट क्लोज है, तब ये हो जाता है क्लोज सरफेस, लेकिन ये नीचे से ओपन सरफेस है। अब मान लिया जाए कि फ्लक्स आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आ रहा है। सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके मूव करता है। अब आप इस केस में क्या कीजिएगा? ठीक है, आपको क्या लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। ठीक है ना, आपका क्या डिफिनेशन था? आपने जब ये लिया था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का या फील्ड का कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। यहां पर कहां परपेंडिकुलर है? यहां पर भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं इस जगह पर, बाकी में परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े को बांट दीजिए। देखिए बच्चे लोग, छोटे छोटे टुकड़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट फ्लैट होता, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा। छोटे छोटे टुकड़े में अगर इसे बांट दें तो ये फ्लैट हो जाएगा, और उन सभी को जोड़ दें तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, दिस इज कॉल्ड समेशन। ठीक हो गया? किसका? एक हो जाएगा E डॉट ए। अब यहां पर ए का वैल्यू जो किस बात के लिए दे रहे हैं? आपका कई छोटे छोटे एरिया के लिए आ जाएगा। बेटर इसको वर्ड में लिखें तो क्या लिख सकते थे? इस फ्लक्स के हमारे पास आ जाएगा E1 A1 cos थीटा 1 प्लस क्या आ जाएगा? E2 A2 cos थीटा 2। मतलब हर जगह का एंगल बदलता है। जैसे आप यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लीजिए, इसको ऐसे आप ले लीजिएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल ये एंगल बनेगा। उस तरह से हर जगह के लिए छोटे छोटे जगह का निकालिए और सबको ऐड करते चले जाइए। कब तक चले जाएंगे? EN AN cos थीटा n। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? दिस इज कॉल्ड समेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन केस ऑफ इरेगुलर फिगर इज समेशन है। लेकिन ये किसके लिए यूज करते हैं? नॉर्मली ये फ्लैट सरफेस के लिए यूज करते हैं। समेशन फॉर फ्लैट। फ्लैट का मतलब है ओपन सरफेस के लिए, क्लोज नहीं है। जब क्लोज होगा तो उसमें मैं एक अलग साइन आपको बताऊं। चलिए, अब मान लिया जाए, इसको हम दूसरे रूप में आपको इजी वे में समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन। कहिएगा थोड़ा सा भारी लगा, कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पर मैं इसका आपको डिटेल बताऊंगा। आइए, अब हमारे पास ये आ जाए कि एक सपोज कीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ऐसे ले लीजिए, आपने देखा होगा इस तरह के बॉक्स हो गए। अब आपको इससे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला गया, बस इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। बाकी एरिया वेक्टर आप देख सकते हैं, एरिया वेक्टर का मैं अलग अलग दूंगा, लेकिन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको फ्लक्स निकालना है तो कुल कितने सरफेस हो गए? यहां पर 6 सरफेस हो गए। तो फ्लक्स टोटल लिखिए। अब आपको ध्यान दीजिएगा, हर सरफेस के लिए आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो E1 डॉट A1 वेक्टर साइन दीजिए, प्लस प्लस देते चलिए, लास्ट में क्या हो जाएगा? E6 A6 और देते चलिए 6 का, क्योंकि हम जान रहे हैं इसके अंदर क्यूब है तो 6 सरफेस एरिया होगा ना। हम अगर इसको A1 मान ले, इसको अगर A1 मान ले, और यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर आ जाएगा। यहां पर ऑब्जर्वर किधर से इस एरिया को देखेगा? ऊपर से। तो इसका एरिया वेक्टर देखिए, इस एरिया का तो यहां पर आ गया A1 का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1। यहां पर भी क्या होगा? E1। क्यों? क्योंकि ये तो सभी यूनिफॉर्म है, हमने ऊपर लिख रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर दीजिए E1 A1। अब बताइए इसका फ्लक्स कितना लेंगे इस सरफेस का? तो कॉस कितना एंगल लेंगे? एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है, एंटी पैरेलल होने के कारण कॉस 180 डिग्री प्लस आई। और नीचे का सरफेस लीजिए, नीचे जिससे ये पास कर रहा है।
अब की बार एरिया वेक्टर आप किधर देखिएगा, जब भी आप देखिएगा तो नीचे से सरफेस को देखिएगा, तो आप देखिएगा एरिया वेक्टर नीचे चला गया, एरिया में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे चला गया। एरिया भी उतना ही है जितना कि उसका एरिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, एरिया भी वही है, लेकिन एंगल इस बार 0 डिग्री हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। बाकी इस केस में आ जाइए, बाकी के 4 केस में लीजिएगा तो A3 अब बताइए तो एंगल कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री। किसके लिए आप समझ सकते हैं, इधर एरिया वेक्टर इस साइड हो गया, सपोज कीजिए A3 और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। इस तरह से आप जिधर से भी लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता चला जाएगा, तो 2 बचेगा, तीसरा चौथा ये भी cos 90 हो जाएगा, पांचवा E3 देंगे, लेकिन E3 तो सभी कांस्टेंट है, उससे नहीं फर्क पड़ रहा है, तो E4 E5 A5 फिर एक बार cos 90 हो जाएगा, और फिर E6 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री हो जाएगा। ये सभी में 90 है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, E और A सब का बराबर है, तो इसको हम लोग EA मान लें, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, और ये E और A को भी हम E और A मान लें, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और एरिया स्क्वायर है तो सबका बराबर है, और cos 0 = 1 है, ये दोनों कट जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, E total = 0। तो इसका सिंबल बेटर वे में क्या लिखना चाहिए था, E total का आप ऐसे करके एग्जाम में लिख सकते हैं, समेशन E.A, ये हो गया। अब समेशन देने का मतलब जितना सरफेस है उसके हिसाब से लिखना है, सरफेस को काउंट करते जाइए और लेकिन अगर सरफेस कर्व में दिया हुआ है तब आप क्या दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी लिख दूं। देखिए, जब आपके पास कोई कर्व दिया रहेगा, जैसे इस केस के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, इस केस के लिए आपको कैसा लिखना पड़ेगा, नॉर्मली फ्लक्स क्या होता है, टोटल, आपके पास होता है समेशन E.A, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। लेकिन अगर कर्व सरफेस है तो आप क्या दीजिएगा, इंटीग्रेशन दीजिएगा E, और डेल्टा A का प्रयोग कीजिएगा। डेल्टा A का मतलब हो गया आप छोटे से एरिया को लीजिएगा, एक छोटे से सरफेस एरिया को, और इसकी डायरेक्शन इधर चला जाएगा डेल्टा A का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके हिसाब से आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो E.DA का मतलब हो गया, अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये सरफेस क्या करना है, इंटीग्रेशन, समेशन वर्ड हट जाएगा और इंटीग्रेशन कहेंगे किसके लिए, जहां पर इरेगुलर सेल हो, इरेगुलर और कर्व सरफेस के लिए, इरेगुलर और कर्व सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये इस किसके लिए है, फॉर फ्लैट और ओपन सरफेस के लिए। फ्लैट और ओपन सरफेस का मतलब क्या हो गया, सर्किल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, और एनी फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस किसी भी नेचर का, उसके लिए। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा, अगर कर्व रहेगा तो हम लोग E.A लेंगे, और अगर फ्लैट रहेगा तो क्या लेंगे, ये किसके लिए लेते हैं, फ्लैट सरफेस के लिए। फ्लैट सरफेस में कौन सा, ओपन। और इंटीग्रेशन किस केस के लिए लेंगे, जब एरिया पूरा ले सकते हैं तब ए लेंगे, और छोटे जैसे यहां पर क्या होगा, डेल्टा A हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा A2 हो जाएगा, उस तरह से रहेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे। ये मैं आपको अगला एग्जांपल देकर समझा दूंगा जब मैं आपको गॉस लॉ पढ़ाऊंगा। फ्लक्स एक बार फिर थोड़ा सा लास्ट पर आगे, फ्लक्स इलेक्ट्रिक थ्रू क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस। क्लोज किसको कहते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। क्लोज सरफेस एरिया एग्जांपल स्फीयर, दिस इज द क्लोज सरफेस एरिया। दूसरा कौन सा हो सकता है, जो बंद टाइप का, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब, इफ क्लोज्ड, क्यूब में भी क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर आप तीसरा को लेना चाहते हैं तो सिलेंडर को लेंगे, लेकिन जब सिलेंडर को लेंगे तो टॉप बंद होना चाहिए, बॉटम बंद होना चाहिए और कर्व बंद होना चाहिए। तो इसमें कितने सरफेस हो जाएंगे, एक हो जाएगा कर्व हो गया और 2 फ्लैट हो जाएगा।
एक फ्लैट टॉप पर हो जाएगा सरफेस, एक फ्लैट बॉटम हो जाएगा यहाँ पर बॉटम पर। लेकिन अगर टॉप और बॉटम कवर को हटा दें और ये ओपन सिलेंडर हो जाएगा, उस केस में इसको हम लोग कहेंगे ओपन सरफेस। तो अगर हम लोग ओपन सरफेस की बात करें तो यहां पर अगर दे दे सिलेंडर है और ओपन है, सिलेंडर ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सरफेस में ये कंसीडर, जहां पर फ्लैट नहीं है, नो फ्लैट सरफेस, नो फ्लैट कवर्ड। फ्लैट सरफेस को अगर कवर नहीं करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ओपन सरफेस। और अगर फ्लैट को कवर कर देंगे सिलेंडर के लिए, ये किसका एग्जांपल मैंने दिया, सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर भी क्लोज्ड आ जाएगा। तो जिसको भी आप क्लोज कीजिएगा उसमें समझ लीजिए कि टॉप भी और बॉटम दोनों से क्लोज होगा और साइड से भी क्लोज होगा। यस, अब आइए इसके प्रति कि इसका हम एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। आप एक इंटीग्रेशन का साइन देंगे, यहां पर ई देंगे, डॉट देंगे, छोटा सा एरिया डेल्टा ए इज द स्मॉल एरिया, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों में डॉट प्रोडक्ट देंगे। डॉट देने का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर, क्योंकि दोनों के बीच में नॉर्मल के ही कंपोनेंट को कंसीडर करना है। और इसमें एक नया वर्ड करेंगे, सर्कुलेशन देंगे, इंटीग्रेशन सर्कुलेशन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस वर्ड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एंड क्लोज सरफेस, इसको हम लोग क्लोज सरफेस कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। छोटा सा मतलब समझ गए, केवल इंटीग्रेशन नहीं है, यहां पर इंटीग्रेशन है फॉर ओपन सरफेस है। ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन फॉर ओपन सरफेस है, और ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस। और डेल्टा ए क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं स्मॉल एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर। और ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन सरफेस एरिया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। वैसे परीक्षा में अब तक जाने वाले चीज में इसमें क्या इंपॉर्टेंस आ गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसे कैसे डिफाइन करेंगे, ई डॉट ए इंटीग्रेशन या फिर समेशन, एक सिंपल हो गया। और दूसरी बात करें कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। दो लाइन में ये सम अप भी हो गया, लेकिन समझाने के लिए कुछ लाइन हमें एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है। नेक्स्ट, तो देयर इज ए क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द गिवन स्क्वायर सरफेस हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी दिया हुआ, दिस इज द 100 न्यूटन पर कूलम। यहां पर सिर्फ एक ही लाइन नहीं है, ऐसा पूरे सरफेस से पास करता है। यहां पर एजम्पशन क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू ऑल सरफेस एरिया। ऐसे देखने में लग रहा है कि सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं है, इसे पूरे से पास करते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल आंसर है, दिस इज द फ्लक्स। एरिया वेक्टर चूंकि इस साइड से हम लोग देखें अगर, तो ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर का हो गया ए, ये डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया, दोनों के बीच में 60 डिग्री है। फ्लक्स का वैल्यू मैंने आपको सिंपल वे में पढ़ाया, जब ओपन सरफेस हो और वो भी एक ही प्लेन पर हो तो ये एक ही बार में आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ई का वैल्यू 100 हो जाएगा, ए का वैल्यू 100 डिवाइड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस सिंपल 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू हाफ हो जाएगा, 4 ये कटेगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.5। जैसा कि मैंने आपको इसकी यूनिट बताया था, न्यूटन पर कूलम एंड मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप जल्दी समझ लीजिए। क्वेश्चन 2, फिगर देखिए, ये वही फिगर है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन सी इट क्लियरली, द इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस इन दिस वे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पासेस दिस वे। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
passing through the given surface area perpendicular to the surface, and this mathematically is equal to EA and this cos theta. Now what is the area direction? Perpendicular to the surface. और आप अगर perpendicular to the surface कहते हैं तो this is the area vector, area unit vector, and this is the electric field. What about this angle? 90 degree. So यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं EA and this cos 90 degree, आंसर आपके पास क्या हो गया? 0. आपने देखा ध्यान से? तीसरे फिगर पढ़ा पाइए। अगर क्वेश्चन तीसरा ऐसे देते हैं आपके पास, अभी भी उसी तरह कर लीजिए, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहां ध्यान दीजिएगा, डायगोनली पास कर रहा है ऐसे। फिगर आप कहिएगा कि नहीं समझ पाए, फिगर में कंफ्यूजन, मैं आपको एक बार और से बताता हूं, इसे डिलीट करके तब बताता हूं। आप समझ जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं भारी लगेगा। देखिए बच्चे, आप ये देख सकते हैं, दिस इज द एरिया वेक्टर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरह से देखिए, ये क्या था आपका स्क्वायर है, साइड ए और ए, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये क्या है आपके पास, और भी लाइन में शो कर सकता हूं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी के सभी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसे भी शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल पैरेलल, ताकि सभी से साइड की एंगल 45 डिग्री ही है। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स, मौका आपके पास है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप आंसर लिखिएगा ई ए एंड कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, आप कहिएगा कि ये 45 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेकिन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ई इज पैरेलल, इसे पैरेलल कहते हैं प्लेन, ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड देखिएगा, आपको इस बोर्ड पर कलम को हम ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे किसी भी रखें, तो ये बोर्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल ही, ऐसे भी है तो भी बोर्ड के पैरेलल, ऐसे है तो भी बोर्ड के पैरेलल। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे पास कर गया, पैरेलल टू द सरफेस, और एरिया वेक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, अगेन 90 डिग्री। तो ए एंड ई 45 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे क्या मतलब है, सरफेस के तो पैरेलल ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई चाहे जो भी वैल्यू हो, ए जो भी वैल्यू हो, दिस इज cos 90 डिग्री, एंड व्हाट इज द फ्लक्स, इक्वल। वन सेकंड, नेक्स्ट कंसीडर दिस क्वेश्चन, इसको भी कंसीडर। मैं आपके पास एक क्यूब लेके आता हूं, लेट अस सपोज दिस इज ए एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन का ही लिख रहे हैं, इन द गिवन फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट आई। मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ई नॉट। हम यहां पर दिए ई वाई, वो क्या दिए, ई नॉट, 2 ई नॉट एंड जे, और एक जेड डायरेक्शन में भी दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या दिए, 3 ई नॉट एंड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। कैसे है, एक एक्स एक्सिस पर जा रहा है, दूसरे वाई एक्सिस पर जा रहा है, और तीसरा जेड एक्सिस पर जा रहा है। बिल्कुल समझ में आ गया, ओके, वेरी फाइन। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसमें पूछा क्या, फाइंड, क्या निकालने के लिए, फ्लक्स टोटल। तो कितने सरफेस एरिया है इस फिगर में, 6 सरफेस एरिया, चूंकि इट इज अ क्यूब, सवाल में दिया हुआ क्यूब है। अब अगर इसकी एरिया पर आइए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको x मान लें यहाँ से और इधर से भी x मान लें, तो 2 एरिया हो गया। एक एरिया इस साइड चला जाएगा, एरिया वेक्टर ए, और एक वेक्टर इस साइड चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों बराबर ही एक फेस है, दोनों बराबर। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ये जा रहा है, ई एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई। केवल x डायरेक्शन के लिए फ्लक्स को चेक कीजिए, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन x डायरेक्शन ओनली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई ए, तो 2 सरफेस एरिया है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ई ए कॉस थीटा 1 प्लस ए टू कॉस थीटा 2, वेरी फाइन। ई वन कितना आ जाएगा, एक्स से लीजिए, दिस इज ऑल टाइम कांस्टेंट, ई नॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। एक्स किस दिशा में लग रहा है, पॉजिटिव आई, तो इधर ही जा रहा है, फिगर भी देख रहे होंगे। ए नॉट कितना एरिया हो जाएगा इसका, तो दिस इज सिंपल
ए इंटू ए, चूंकि स्क्वायर है तो साइड हो जाएगा कॉस थीटा। एरिया वेक्टर देखिए इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इसको 1 मानते हैं और इसको 2 सरफेस मानते हैं, तो इसका फिगर क्या आ जाएगा cos 180 डिग्री। और उसी तरह से आ जाएगा E2 में भी E नॉट ही आ जाएगा, चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया इसका भी ए स्क्वायर, और लेकिन यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, दिस इज 0 डिग्री। cos 0 डिग्री +1 आएगा और ये -1 आएगा, दोनों कट जाएगा, कितना आंसर आ गया 0। उसी तरह से अगर y का निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड y भी कितना आ जाएगा 0, और उसी तरह से फ्लक्स इलेक्ट्रिक Z भी निकालिएगा वो भी कितना आ जाएगा 0। क्यों? अरे भाई जितना ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है उतना नीचे भी जा रहा है। क्यों? एक का एरिया पॉजिटिव होगा, दूसरे का एरिया निगेटिव होगा, और फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए नेट तीनों का जोड़ हो जाएगा। इसलिए व्हाट इज द ई टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू एक्स डायरेक्शन, फ्लक्स थ्रू वाई डायरेक्शन एंड फ्लक्स थ्रू जेड डायरेक्शन, और तीनों 0। बेहतर क्वेश्चन आप समझ गए। एक और क्वेश्चन है आपके पास, बढ़िया क्वेश्चन लेके मैं आता हूं, एग्जाम में पूछा हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पर, देखिए गौर कीजिए, साथ साथ हम क्वेश्चन भी लिख लेंगे और आंसर भी बताएंगे। नाउ दिस इज वंस अगेन अ क्यूब, मैं आपको फिर एक बार क्यूब दिया, सभी की साइड एरिया ए ही है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में। एंड सी केयरफुली, देख सकते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक रेफरेंस ले रहे हैं, बेहतर समझिएगा, ये रेफरेंस। नाउ लेट अस कंसीडर दिस टू बी द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन। अकॉर्डिंगली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड आई यूनिट वेक्टर। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड आई। तो देयर इज ए वन एंड ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड। किस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक्स डायरेक्शन। आप आ जाइए इसके, एक्स का फेस कौन हो जाएगा, एक फेस ये वाला हो जाएगा और दूसरा एक फेस ये वाला हो जाएगा। ऊपर वाला जेड कहलाएगा और ये दोनों साइड से जो देख रहे हैं वो आपका वाई कहलाएगा। फिर से देखिए, इसके पैरेलल जो फेस है, तो ये वाला फेस आपका, ये वाला फेस आ गया परपेंडिकुलर, ये उसका एरिया उधर जाएगा तो फेस के पैरेलल, इसका एरिया किधर जाएगा, इसके पैरेलल, फेस के पैरेलल आ गया। ओके, नाउ दिस डिस्टेंस इज गिवन, यहां से यहां तक का दिया हुआ है। लेट अस सपोज दिस इज 2a, और यहां पर तो आप देख ही रहे हैं ये डिस्टेंस को आपके पास क्या दिया हुआ, a। ओके, नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फिगर, क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द फ्लक्स टोटल, इसमें आपको बताना है क्या होगा। दिस पॉइंट इज द ओरिजिन हैविंग कोऑर्डिनेट ऑल 3 0। ओके, अब आपको क्या करना, फ्लक्स बताना है इस फिगर से। तो फ्लक्स कौन सा जाएगा बच्चे लोग, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है, इधर, और वो बढ़ते हुए क्रम में आप देख सकते हैं एक्स के साथ बढ़ता है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया, इस साइड चला गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल टाइम कितना जा रहा है, ई नॉट एक्स और आई है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी एरिया वेक्टर लीजिएगा तो आप उधर से देखिएगा, तो ये एरिया वेक्टर इधर चला गया। आई कंसीडर दिस टू बी A2 वेक्टर। अगर इस फेस का लीजिएगा तो एरिया वेक्टर इधर चला गया, आई कंसीडर A1 एंड यूनिट वेक्टर। इस फेस के लिए आपके पास E1 ले लेंगे और इस फेस के लिए आपके पास E2 ले लेंगे। E1 का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, और E2 का भी डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। बाकी Y और Z को कंसीडर ही मत कीजिए फ्लक्स के लिए, क्यों कि देयर इज ए नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग Y और Z डायरेक्शन। तो फ्लक्स अगर है तो किस दो फेस के लिए कवर करना है, x के लिए। क्यों x, क्योंकि वेक्टर किस दिशा में जा रहा है, i डायरेक्शन। कंसीडर हो गया। नेक्स्ट, अब फ्लक्स जरा सा टोटल निकालिए तो क्या देंगे, फ्लक्स टोटल कितने फेस इन्वॉल्व हो रहा है, 2 फेस है, तो फ्लक्स 1 आ जाएगा प्लस फ्लक्स 2 आ जाएगा। फ्लक्स 1 के लिए आप क्या दीजिएगा, E1 A1 cos थीटा 1। फ्लक्स 2 के लिए क्या दीजिएगा, E2 A2 cos थीटा। आइए एक लाइन और, E1 की वैल्यू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इस फेस तक की दूरी क्या है, इस फेस तक की दूरी आप यहां से यहां तक देख सकते हैं, ये कितना दूरी पर पहला फेस है, 2a। तो आप क्या कीजिएगा, E0 तो रहेगा ही आपके पास, और x के जगह पर क्या कीजिएगा, कितना दूरी दीजिएगा, 2a। ये डिस्टेंस फेस का पहला फेस इससे कितना दूरी पर है,
ओरिजिन से 2a पर है। एरिया कितना है इसका, a और a स्क्वायर हो गया। एंड व्हाट इज द कॉस थीटा, थीटा का आप देखिए एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री। आइए E2, इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है 2a, तो यहीं तक का है ना, और यहां तक का है 2a और प्लस यहां से यहां तक है 3a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E0 रहने दीजिए, और यहां पर x के जगह पर क्या पुट कर देंगे 3a, हो गया मन। और एरिया कितना है a इंटू a, और cos थीटा 2 आ जाएंगे, बोलिए cos थीटा 2 बच्चे को कितना होगा cos थीटा 2, अरे भाई इधर ही एरिया और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो थीटा 2 इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा 1 क्या था, दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री, तो वहां पर आप क्या पुट कीजिएगा cos 0 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आंसर आ जाता है, फ्लक्स टोटल पर सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर लिखिए, तो ये आ जाएगा 2E0, और आप यहाँ पर देख सकते हैं a³ हो जाएगा, a³। अब साइन बताइए तो क्या होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos 180 निगेटिव उस साइड आ जाएगा, तो आपके पास प्लस आ जाएगा 3E0 और a³ आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि 3 है, E0 है, a³ और cos 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। अब आप इस दोनों को घटा सकते हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा E0 एंड a³ एंड दिस इज योर आंसर। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस फिगर इज वेरी सिंपल एंड यू कैन फाइंड। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और भी क्वेश्चन हम करते हैं फ्लक्स के लिए। हमारे पास फ्लक्स पे उसी तरह का हम एक लेते हैं, लेट अस कंसीडर once again this is a cube। अभी भी उसी तरह का फिगर है, थोड़ा फिगर में इरेगुलर टाइप का हो गया, थोड़ा सा इसको रेगुलर कर लेते हैं। एक बार फिर से फोकस कीजिए, ये देखिए अब हम इसके सेंटर पर लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, दिस सेंटर इज ए 0 0 0 एंड सेंटर से इसकी दूरी कितना है a है, 2a ले लीजिए, और इसकी भी हम लोग साइड क्या ले लें 2a। तो जब सेंटर से लेंगे तो फेस की दूरी कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे करके देखिएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत ना लगे इसलिए हम आपको दोबारा दे रहे हैं। आप यहाँ पर और इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, छोटा सा लेते हैं, ये सेंटर पर है, उस फिगर से आप बेटर यहाँ पर से देखिएगा, और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लगता है। ये डिस्टेंस कितना है बच्चे लोग, हमने जैसा दिया, इसे a ले लेते हैं और इसे a ले लेते हैं, तो दोनों फेस की दूरी कितना हो गया 2a हो गया। ये भी साइड कितना हो जाएगा 2a, हर साइड है, तो इट इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है इसमें कि ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर भी दिए E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है E इज इक्वल टू E0 I। कब के लिए, व्हेन, इसमें थोड़ा सा आप x भी ले लीजिए, ये कब के लिए देता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये इस साइड हो गया। अब आ जाइए, एक और देता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 x। कब के लिए कहता है, ये भी I है, कब के लिए, व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस इक्वेशन को यूज कीजिएगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, ये वाला माइनस से हो गया लेस देन 0, और ये वाला हो गया प्लस, चूंकि ओरिजिन बीच में, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा, ओनली x डायरेक्शन में, Ex और x। चलो अब आपके बारे में पूछता है, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स। आइए, व्हाट इज टोटल फ्लक्स, ध्यान, क्या टोटल फ्लक्स होगा बच्चे लोग। एक बात तय है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल 2 ही डायरेक्शन में है, तो एक ये एरिया वेक्टर आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर का एरिया किधर जाएगा, इस साइड, लेट अस कंसीडर A1 यूनिट वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, A2 यूनिट वेक्टर। नाउ
इलेक्ट्रिक फील्ड कब पॉजिटिव है? जब x इज ग्रेटर देन 0, जब इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, और जब x इक्वल टू लेस देन 0 मतलब जब हम इधर कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, इस डायरेक्शन में है। तो दोनों ही जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। यहां पर कौन सा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? E0 और x, और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे? प्लस E0 इंटू एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब फ्लक्स की बारी आता है। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? बोलिए, आप ही लोग बोलिए, टोटल फ्लक्स क्या होगा? कितने सरफेस एरिया इन्वॉल्व है? 2 या 6? आंसर होगा 2। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो I और I में ही है, बाकी Y और Z डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो वो 4 तो ऐसे 0 हो जाएगा। बाकी 2 डायरेक्शन में है, दोनों का फ्लक्स लिखेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे लोग? E1 A1 cos थीटा 1, दूसरा फेज के लिए लिखिए E2 A2 एंड cos थीटा। वेरी फाइन। E1 का वैल्यू कहां तक? इस सरफेस एरिया के लिए कितना दूरी पर हो जाएगा? A डिस्टेंस देंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड का दीजिए E0 A। एरिया कितना आ जाएगा? चूंकि हमने कहा क्यूब है और साइड A है तो ये A स्क्वायर हो जाएगा एंड cos थीटा 1। बोलिए क्या होगा? यही मेन इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो ये कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। आइए E2 भी कितना डिस्टेंस पर लेना है? A डिस्टेंस पर ये फेस है, इसको अगर यहां से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? x को A मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा? E0 इंटू A। एरिया वेक्टर अभी भी स्क्वायर है, A स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द cos थीटा 2? इस फेस के लिए लीजिए तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों 0 डिग्री आ जाएगा। इसलिए आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 2E0 एंड AQ। दिस इज योर आंसर, फ्लक्स टोटल। बेहतर ढंग से समझ में आ रहा हो? हमें लगता है कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो। एक क्वेश्चन और भी हम लोग करके देखते हैं। यस, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द IIT एडवांस लेवल की क्वेश्चन, एडवांस में पूछा गया। इसकी आप कैसे बनाएंगे? क्या क्वेश्चन पूछता है? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इज अलोंग द x डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? x यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग और स्पेसिफाइड करके वेक्टर फॉर्म में कैसे दे सकते हैं? ये वेक्टर हो गया, और ये कांस्टेंट भी है। x क्या डायरेक्शन है? x के कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, x का यूनिट वेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इज ए कांस्टेंट है और x क्या है? डायरेक्शन है, वो यूनिट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द यूनिट वेक्टर। E0 is a constant according to the question. The flux through the shaded area is कौन सी एरिया है बच्चे लोग? shaded, this is the shaded area। तो कहता है इस एरिया से फ्लक्स कितना निकलेगा जहां पर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका दिया हुआ, आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट को निकालना है। आइए बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू एनी एरिया? कोई भी फ्लैट सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा? इसमें एक ही हम लोग जानते हैं, E डॉट A। नाउ E इज ऑल टाइम कांस्टेंट, यहां कुछ नहीं करना, आपको जो भी निकालना है एरिया निकालना है। एरिया कितना होगा? कोई ये तो एक है फ्लैट, लेकिन एक सरफेस पर नहीं है, तो इसको आपको वेक्टर फॉर्म में एरिया निकालना पड़ेगा। हाउ कैन वी फाइंड द वेक्टर एरिया? तो आप याद रखिएगा, ये 2 वेक्टर से बना हुआ, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, बाकी ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। एरिया फॉर्म्ड बाय द 2 वेक्टर्स, और ये कौन सा शेप है? हम लोग इसे कह सकते हैं इस तरह से, इसमें 1 2 3 फेज है, पैरेललोग्राम भी हम कह सकते हैं। इसके लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा? ये एरिया के लिए O से A तक के लिए, और क्रॉस में आ जाइएगा, दूसरा में क्या ले लेंगे हम लोग? O से B तक के लिए। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो वो वेक्टर का एरिया वेक्टर आ जाएगा। तो दिस विल गिव द एरिया वेक्टर। अगर इसकी मॉड ले लेंगे तो मॉडुलस ऑफ द एरिया आ जाएगा। हमें मॉडुलस नहीं चाहिए, हमें वेक्टर ही चाहिए। चलिए, नाउ व्हाट इज द OA वेक्टर? अगर बच्चे लोग 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ, उसकी वेक्टर कैसे लेंगे? ये 0 है और ये 0 है, तो 0 माइनस 0 I कर दीजिएगा। फिर A है और ये 0 है, प्लस A माइनस 0 कर दीजिएगा, और J। फिर क्या है? 0 और 0 है, दीजिएगा 0 माइनस 0 और K। इस तरह से आपका OA वेक्टर निकल गया। क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और आ जाइए दूसरा OB के लिए लीजिएगा। अब आप क्या कीजिएगा? A माइनस 0, अब आपके पास क्या आ जाएगा? फिर 0 माइनस 0, इसको I देना पड़ेगा, प्लस 0 माइनस 0, उसमें क्या देंगे? J देंगे, और आ जाइए। अब क्या देंगे? A माइनस 0,
और वो के हो जाएगा, a माइनस 0 एंड दैट इज के। इसको मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कीजिए तो कुछ टर्म तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, 0 और 0 को करेंगे तो ये क्या बचेगा, खत्म। ये हो जाएगा ए जे, ध्यान दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, के खत्म ही हो गया, इसमें आ जाइए तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ए और आई आ जाएगा, ए आई ये खत्म, उसमें भी आ जाएगा एक, बोलिए वो कितना हो जाएगा। अरे यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है ना, थर्ड के लिए आ जाइएगा इस जगह पर, तो a माइनस 0 देना था और तब के देना था, मिस्टेक था हमारा। तो ए आई हो गया, ये तो 0 खत्म ही हो गया और यहाँ पर क्या बच गया, एक के। अब आपको इसको क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या देंगे, a और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, j क्रॉस i क्या हो जाएगा, माइनस के। या वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन चले, i क्रॉस अगर j रहता तो हम लोग देते प्लस के, i क्रॉस j में, लेकिन j क्रॉस i है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के। और उसी तरह से एक बार फिर a और a आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, और j क्रॉस k है तो वो कौन सा फैक्टर आ जाएगा, माइनस i। एक बार फिर देखिए, j क्रॉस k प्लस i में आप इसे लिख सकते हैं। आपको इसको लिखने के लिए एक फॉर्मूला ऐसे करके रखिएगा, आपको मदद मिलेगा। इसको i रखिए, इसको j रखिए और इसको k रखिए, और एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो आप पॉजिटिव लीजिएगा, i j रहेंगे तो k आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या था, j और i था, उल्टा चल रहे थे, j और i, इसलिए मैंने निगेटिव के पुट किया। यहाँ पर भी j और k है, आप आइए यहाँ पर j और k है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव देंगे, यहाँ पर i भी है। अब हमारे पास एरिया वेक्टर कितना आ गया, स्पष्ट रूप से एरिया वेक्टर इक्वल टू a स्क्वायर i माइनस a स्क्वायर k, ये एरिया वेक्टर आ गया। अब आइए फ्लक्स के बारे में चलिए, यहाँ फ्लक्स कितना है बच्चे लोग, E इक्वल टू ई नॉट आई, यहाँ पर पुट कर दीजिए, डॉट पुट कीजिए और ए वेक्टर को पुट कीजिए। वो ए वेक्टर क्या है, ए स्क्वायर आई एंड माइनस ए स्क्वायर के, डॉट प्रोडक्ट है इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, इसको इससे करेंगे तो ई नॉट ए स्क्वायर, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आई और के क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ई नॉट ए स्क्वायर। अब इसमें चॉइस देख लीजिए तो आपका फर्स्ट चॉइस सूट्स द आंसर। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या जानने की जरूरत था भाई, हाउ टू फाइंड द एरिया व्हेन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर गिवन। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम का जो ये फिगर बना हुआ है दो साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, ये भी आप साइड से जान लीजिए भाई, कभी ट्रायंगल दिया हुआ हो और इसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ, देखिए ध्यान से, a 0 0 इसकी दे दे ओरिजिन, इसको 0 0 ले ले, इसकी कोई वैल्यू हो, a b c हो, लेट अस सपोज d e f, क्या आप इसकी लिख सकते हैं एरिया, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस वेक्टर को निकाल लीजिए a और इस वेक्टर को निकाल लीजिए b, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू a क्रॉस b हाफ। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, a क्रॉस b हाफ। किसी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, a क्रॉस b। अगर इस वेक्टर को a मान लें और इस वेक्टर को b मान लें तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया। वेक्टर कोऑर्डिनेट से कैसे निकलता है, बाद वाला x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 j होगा, प्लस z2 माइनस z1 k होगा, i j k। उसी तरह से यहाँ पर भी x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, और दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें। अच्छी क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देयर इज ए क्वेश्चन बिफोर यू। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ए क्यूब ऑफ साइड L has one of its corner at the origin of the coordinates and extend along the positive x, y and z। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। दिस टू बी ए क्यूब, ये इनका कहना है कि ये क्यूब है, और इस फिगर में इसकी ओरिजिन है वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो यहाँ पर ये ले लीजिए, इसे ओरिजिन सेट कर दीजिए, दिस इज द ओ ओ एंड ओ, ओरिजिन ये पॉइंट। इस एक्सिस को एक्स वाई जेड कर दीजिए, किसे ले लें हम लोग इसे, लेट अस कंसीडर दिस टू बी द एक्स, यहाँ से नहीं, इससे हम लोग ले लेते हैं ऊपर वाला को वाई, दिस टू बी द एक्स एंड दिस टू बी द जेड, ये हमारे पास है। साइड कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ, दे ऑल हैव ए साइड एल, क्यूब की साइड एल है, और ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास। एंड दिस फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ, इट इज नॉट ए कांस्टेंट, क्या कहता है, ए प्लस बी वाई, ध्यान दीजिएगा। और ये किस डायरेक्शन में वैलिड है, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द वाई डायरेक्शन,
और वह भी y पॉजिटिव डायरेक्शंस में। a एंड b आर कांस्टेंट एंड y इज द वेरिएबल। चलिए अब हमारे पास आता है, नाउ पूछता है कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स। यहाँ पर क्वेश्चंस में है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स में कितना सरफेस इन्वॉल्व होगा, पहला बात है टोटल फ्लक्स में कितना सरफेस इन्वॉल्व होगा। तो ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में मूवमेंट ले रहा है, y डायरेक्शन में। तो सिर्फ y डायरेक्शन में क्यूब में दो सरफेस होंगे, एक बॉटम ले लेंगे एक टॉप ले लेंगे, क्लियर हो गया। बाकी x डायरेक्शन में नो इलेक्ट्रिक फील्ड, z डायरेक्शन में नो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसलिए फ्लक्स को छोड़ देंगे। तो आपके पास इसका आंसर्स में आपके पास कैसे मूव करेंगे, फ्लक्स टोटल दो फेस के लिए लेंगे, कौन कौन हो जाएगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, और वह भी किस डायरेक्शन के लिए, सिर्फ y डायरेक्शन के लिए। चलिए अब आपके पास आता है कि एरिया 1 किसको दे दें, तो नीचे वाले को दे दीजिए, लेट अस कंसीडर दिस टू बी द एरिया 1 और इस एरिया को दे दीजिए 2। चलिए अब आप यहाँ पे छोटा सा एरिया का बना लीजिए ताकि आपको एरिया लेने में आए। इस एरिया का वेक्टर किधर हो जाएगा, ऑब्वियसली एरिया का वेक्टर A1 यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज मूविंग अलोंग, इसे हम थोड़ा डार्क कलर से कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में जा रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव जे डायरेक्शन में जा रहा है। चलो अब आप आ जाइए फ्लक्स इसके लिए, वन फेस के लिए, फ्लक्स टोटल पर 1 के लिए आ जाइए। इसके लिए आप क्या इक्वेशन दीजिएगा, E1 A1 डॉट लगा दीजिए, दूसरा में क्या दीजिएगा A2 डॉट। चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट में ही लिखेंगे, cos θ1 एंड cos θ2 नहीं देने की जरूरत थी नहीं। नाउ व्हाट इज द E1 फेस के लिए, E1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगी। E1 की जगह पर आप y का वैल्यू क्या लीजिएगा, इस फेस के लिए उसी के सतह पर है जहाँ पर y 0 है, तो इसमें क्या आ जाएगा a आ गया। a के साथ आपके पास क्या आ जाता है, वेक्टर j, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू 0 पुट किए, 0 मल्टीप्लाई करेंगे, a j आ गया, डॉट आ गया। ना व्हाट इज द a स्क्वायर, l और l है तो ये क्या हो जाएगा l3, अच्छी बात है। यहाँ पर y की जगह पर यहाँ पर हमने क्या पुट किया था 0, इसलिए हमारे पास a है और j है। एरिया का वेक्टर ये भी l है और ये भी l है, तो कितना हो जाएगा l स्क्वायर। ये डायरेक्शन किधर है, ऊपर है या नीचे है, तो नीचे की ओर है, माइनस j हो जाएगा प्लस E2 पर आइए। E2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर का व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस फेस। यहाँ पर E2 कितना हो जाएगा, E2 की वैल्यू यहीं पर पुट कीजिए। E2 के लिए y के जगह पर क्या पुट कर देंगे l, तो क्या हो जाएगा a प्लस BL, और ये डायरेक्शन j है तो वो तो रहेगा। नाउ डॉट A2 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली a स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर सॉरी, और वो डायरेक्शन किधर है, वो तो ऊपर जा ही रहा है। इसको आप ऐसे ले लीजिए, छोटा सा एरिया कंसीडर कीजिए और ये देखिए किधर जा रहा है, तो दिस इज द A2 डायरेक्शन, ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, j और j माइनस तो रहेगा ही, तो हो जाएगा AL स्क्वायर विथ निगेटिव साइन, क्योंकि j डॉट j निगेटिव, ये स्क्वायर आ गया। उसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आता है AL स्क्वायर, AL स्क्वायर, ये भी j है और ये भी j हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, तो AL स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा BL क्यूब हो जाएगा, और j डॉट j क्या हो जाएगा 1, BL क्यूब बच गया आपके पास, ठीक है। अच्छा इसमें अब थोड़ा सा याद रखिएगा, इप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ पर थोड़ा सा गलत आ गया है, इसको डिलीट कर दीजिए, मैं इसको गॉस लॉ में बताऊंगा, यहाँ पर इसकी क्या जरूरत थी। आपके पास केवल फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा आ जाइए, ये भी फ्लक्स पूछ रहा था, ये भी फ्लक्स और ना था। चलिए फ्लक्स में अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर से आप इसे और इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई BL क्यूब। कोई आप देखिएगा j डॉट j क्या होता है 1 होता है, और j डॉट j भी क्या होता है 1, बाकी है सिंपल। तो BL क्यूब इज द करेक्ट आंसर, फ्लक्स। मैं गॉस लॉ में इसे पढ़ाऊंगा कि चार्ज इंक्लोज्ड कितना होता है, उस समय आपका इप्सिलॉन नॉट की वर्ड आएगा, अभी नहीं आएगा ये। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि फ्लक्स आप कैसे निकालेंगे। बेसिकली फ्लक्स का डेफिनेशन क्या हो जाता है, अब मैं एक बार थोड़ा सम अप कर दूं, कोई भी फ्लक्स निकालना है तो E डॉट A देंगे एक सरफेस के लिए, अगर कई सरफेस इन्वॉल्व है तो हर एक का निकाल के उसे जोड़ देंगे। दूसरी बात, फ्लक्स पॉजिटिव भी आ सकता है, फ्लक्स निगेटिव भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसे EA लिखते हैं और cos थीटा लिखते हैं, सपोज कीजिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा फ्लक्स निगेटिव भी आ सकता है। एक आपके पास और भी अच्छी तरह से याद रखिएगा, फ्लक्स मे बी पॉजिटिव, फ्लक्स मे बी निगेटिव एंड फ्लक्स मे बी जीरो, ऑल पॉसिबल।
एप्लीकेशन। ऑब्जेक्टिव में एक बार आया था ये क्वेश्चन कि क्या हर बार फ्लक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है? नेवर। क्यों नहीं? क्योंकि अगर ई और ए के बीच का एंगल निगेटिव कब हो जाएगा? व्हेन एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे ही थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा फ्लक्स आपका निगेटिव आने लगेगा। तो इस तरह से आज का क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैंने अच्छी तरह से आपको पूरे ध्यानपूर्वक मैंने आपको कवर कराया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चंस मैं टैकल करूंगा जब आईटी एडवांस की क्वेश्चंस मैं आपको स्पेशली बताता रहूँगा। कल का जो मेरा वीडियो होगा बहुत ही आरामदेह और अच्छा वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसमें एक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, क्या होता है गॉस लॉ, पहली बात ये हो जाएगा, और उसकी एप्लीकेशन किस जगह पर करते हैं। क्या उसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहते हैं, या उसका एप्लीकेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहते हैं, या दोनों के लिए, दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेज ऑन डिफरेंट सरफेसेस। तो गॉस का यही मीनिंग होता है। गॉस लॉ का यूज हम करेंगे नंबर 1 टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, पहला हो गया। दूसरा क्या करेंगे? फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन द डिफरेंट सरफेसेस व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर। इसी दो चीज़ के लिए गॉस लॉ हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको भारी नहीं लगा, बढ़िया ढंग से समझे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार होकर रिवाइज करके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।